ब्रिटिश राज में भारत से कितना पैसा चोरी हुआ, उन्होंने कौन से टूल्स का इस्तेमाल किया और हम उन्हें रोक क्यों नहीं पाए। 70 साल हो गए यार, क्या फर्क पड़ता है। आज रिपब्लिक डे है, जिस दिन भारत को एक नई आइडेंटिटी मिली थी। लेकिन हमारा फ्यूचर कैसे होने वाला है, हम किस रास्ते जा रहे हैं, ये समझने के लिए हम कहां से आए हैं और कितना दूर आए हैं, ये समझना जरूरी है। और भारत का इतिहास एक स्कैम से भरपूर है। इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स हम आपको दुनिया के सबसे बड़े स्कैम के बारे में बताने वाले हैं। एक ऐसा स्कैम जिसने हमारे देश से असली चीजें गायब की और एट द सेम टाइम ब्रिटिशों की जेब में आउट ऑफ नोवेयर वेल्थ क्रिएट की। तो अगर आपको हमारा रिसर्च अच्छा लगता है तो इस नॉलेज को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। भारत के कल्चर को, हमारे हिस्ट्री को एक इंटरेस्टिंग वे में आपके सामने लाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। इंग्लिश लोग एक स्पंज की तरह होते हैं, गंगा से धन सोख लेते हैं और थेम्स में जाकर छोड़ते हैं। हाँ, लेकिन ब्रिटिश राज में डेवलपमेंट भी तो हुआ। ब्रिटिश नहीं होते तो रेलवे नहीं होता, एजुकेशन नहीं होता, इंग्लिश नहीं होता। तो ब्रिटिश राज भारत के लिए इतना भी बुरा नहीं था। 70 साल बाद भी कई लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं। कई लोग कॉलोनाइजेशन को इस स्टेटमेंट के साथ जस्टिफाई करते हैं और लॉजिकली सही भी लगता है। असली सच तभी सामने आता है जब हम पूछते हैं कि ब्रिटिशों ने ट्रेन क्यों बनाई। जब ब्रिटिश एम्पायर कनाडा से ऑस्ट्रेलिया तक फैला हुआ था, भारत उनके लिए एक सेंट्रल हब बन चुका था और ऐसे भारत में ट्रांसपोर्ट का एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होना उनके लिए ज्यादा फायदेमंद था। और रेलवेज का सारा खर्चा किसने उठाया? हमने और किसने? यानी फायदा उनका और खर्चा हमारा। 1854 से 1947 तक 14,000 से ज्यादा ट्रेन्स यूके से इंपोर्ट हुई थी। ट्रेन्स में सिर्फ अंग्रेज काम करते थे। टिकट कलेक्टर से लेकर हाई लेवल के ऑफिसर तक उन्होंने ये अश्योर कर लिया कि जो भी पैसा आता है वो किसी गोरे की जेब में जाए। और फिर भी हमें लगता है कि रेलवे हमारे फायदे के लिए थी। भाई अगर चीटिंग लगता है तो कैलकुलेटर ये कैलकुलेट कर ले भाई। भारत गरीब बनता रहा और ब्रिटेन दिन ब दिन अमीर, लेकिन क्यों? दादाभाई नौरोजी ने इसी बात पर रिसर्च करना शुरू किया और उन्हें एक शॉकिंग बात पता चली। 1835 से 1872 तक 40 साल से भी कम समय में 13 मिलियन पाउंड्स का सामान ब्रिटेन ने हमसे इंपोर्ट किया और उसके बदले एक पैसा भी नहीं दिया। दिस इज कॉल्ड ड्रेन थियरी। और इस लेवल की चोरी करने के लिए ब्रिटिशों को एक नेटवर्क की जरूरत थी और यही नेटवर्क था रेलवेज। 1600 में ब्रिटेन नाम का एक छोटा सा देश था जो वर्ल्ड जीडीपी का लेस देन 2% कंट्रीब्यूट करता था। एट द सेम टाइम भारत से वर्ल्ड जीडीपी का एक क्वार्टर यानी 25% आता था, जो नंबर 1947 में जब ब्रिटिश गए सिर्फ 4% हो गया। ब्रिटिश रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स और ब्रिटिश गुड्स का सबसे बड़ा इंपोर्टर भारत ही था। और ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब भारत की एग्जिस्टिंग इकोनॉमी को पूरी तरह से तोड़ दिया जाए। कैसे? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट सी रूट से होती है तो पहले शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दो। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमारे शिप से पोर्चुगीज से हमारे देश को बचाया था। इंपीरियल चोला नेवी इंडोनेशिया तक गई थी। हमारी नेवी हमारी ताकत थी। बंगाल, सूरत, कैलिकट, यहाँ शिप बिल्डिंग बिजनेसेस थे जो ब्रिटिशर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिए। ऐसे ही करते करते एग्रीकल्चर और छोटी इंडस्ट्रीज को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। जब ब्रिटिश यहाँ आए तब उन्होंने हैंडलूम्स तोड़ दिए। वीवर्स को फोर्स किया कि सिर्फ अंग्रेजों को ही बेचे और सेलिंग प्राइस इतनी लो रखी कि वीवर्स कॉस्ट भी कवर नहीं कर पाए। असम और ओडिशा में लोगों को पॉपी उगाने के लिए मजबूर किया जिससे ओपियम बनता है और इसी ओपियम के साथ उन्होंने चाइना को नशेड़ी बनाया। ये गंजेड़ी या नशेड़ी? ब्रिटिश हमारे वो बिन बुलाए मेहमान थे जो हमसे टैक्सेस भी लेते थे, हमारी करेंसी पर कंट्रोल भी करते थे और हमारी गुड्स की वैल्यू भी खुद डिसाइड करते थे। दिस इज अनडाउटेडली द ग्रेटेस्ट स्कैम ऑफ ऑल टाइम्स। इस स्कैम के 3 स्टेप्स थे। 1. अगर कोई ट्रेडर दूसरे देश से भारत में बना हुआ सामान खरीदना चाहते थे तो पहले उन्हें स्पेशल काउंसिल बिल्स खरीदने पड़ते थे। ये एक स्पेशल करेंसी थी जिस पर ब्रिटिश क्राउन का कंप्लीट कंट्रोल था। 2. ये करेंसी खरीदने के लिए सिर्फ गोल्ड या सिल्वर में ही पेमेंट एक्सेप्ट किया जाता था, पेपर के टुकड़े के बदले में एक्चुअल मटेरियल लो। 3. इन स्पेशल काउंसिल बिल्स की भारत में तो कोई वैल्यू ही नहीं थी। भारत में लोगों को तो रुपीस में ही चीजें खरीदनी पड़ती थी। तो इन काउंसिल बिल्स का एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए? एक काउंसिल बिल के बदले कितने रुपए मिलने चाहिए, ये रेट भी ब्रिटिश सरकार डिसाइड करती थी और ये पैसा भी हमने ही पे किए हुए टैक्स से आता था। भारत से असली वैल्यू बाहर जा रही थी और ब्रिटेन की वैल्यू बढ़ रही थी। और ये सारा स्कैम तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब कुछ स्मार्ट लोग जो एक्चुअल में ये स्कैम एक्सपोज कर सके वो ब्रिटिशों के कंट्रोल में। तो उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा ब्रेन वॉशिंग कैंपेन शुरू किया जिसका नाम है इंग्लिश एजुकेशन। मकॉले ने कहा था कि हमें एक ऐसे क्लास की जरूरत है जो हमारे और हमारे गुलामों के बीच इंटरप्रेटर का काम करे, जो दिखने में भारतीय हो लेकिन सोच में हमारे जैसे। तो उन्होंने एजुकेशन को कैसे डिस्ट्रॉय किया ये हम किसी फ्यूचर वीडियो में देखेंगे, लेकिन इसका इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट हुआ। सी प्रॉब्लम ये नहीं कि ब्रिटिशों ने इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन शुरू किया, प्रॉब्लम ये है कि उनके एजुकेशन के थ्रू उन्होंने हमें कन्विंस कर दिया उनके प्रिंसिपल्स, उनके मॉरल्स, उनकी लाइफस्टाइल एक आइडियल लाइफस्टाइल। ब्रिटिश कुछ खरीदना एक स्टेटस सिंबल बन गया। यहाँ के लोग दिखने में इंडियन लेकिन रहन सहन में उनकी कॉपी कैट, उनके गुलाम बन गए। ऐसे गुलाम जो उनसे पैसे लेते नहीं, उन्हें पैसे देते थे
और ये पैराडॉक्स हमें कभी समझा ही नहीं। विक्टोरिया मेमोरियल के लिए उस जमाने के 1 करोड़ रुपए हमने दिए। वर्ल्ड वॉर के लिए उस जमाने के 17 करोड़ रुपए वॉर ग्रेचुटी के रूप में हमने दिए। ऐसे ही करते करते दुनिया के सबसे बड़े स्कैम की वैल्यू बढ़ती गई और आज के वैल्यू में देखा जाए तो इस स्कैम की वैल्यू 45 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है, जो आज ब्रिटेन के पूरे जीडीपी से 17 गुना ज्यादा है। आज ब्रिटेन चाहकर भी भारत से चुराया हुआ पैसा लौटा नहीं सकता। तो क्या हमें आज ब्रिटेन से दुश्मनी मोल लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। इतिहास ना कि एक्सक्यूजेस देने के लिए होता है, ना कि रिवेंज के लिए। इतिहास तो बस एक रिमाइंडर होता है कि सिर्फ 70 साल पहले ब्रिटिश हमें दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक बनाकर गए थे और आज भारत दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ब्रिटेन से आगे। जिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने सालों तक भारत को लूटा था, उसका मालिक आज एक भारतीय है। आज ब्रिटिश कंपनीज हमसे वैक्सीन बनाने में मदद मांगती है और हम खुशी खुशी मदद करते भी हैं, क्योंकि हमारा फंडा हमेशा से सिंपल रहा है, फॉरगिव बट डोंट फॉरगेट। कुछ साल पहले हम जर्मनी गए थे। जर्मनी का इतिहास भी ब्रिटेन की तरह गलतियों से भरा हुआ है। उन्होंने भी कई लोगों पर अत्याचार किए थे, लेकिन आज जर्मनी की ग्रेटनेस इसी में है कि वो ये पास छुपाने की कोशिश नहीं करती। कल जो कंसंट्रेशन कैंप जुल्म के सेंटर हुआ करती थी, आज लोगों को फ्री एंट्री देती है और ये एक्सेप्ट करती है कि हमसे गलतियां हुई थी। आई थिंक हर ग्रेट नेशन को जर्मनी से सीखने की जरूरत है ताकि गलतियां वापस ना हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ नया सीखने मिला, तो इसे और लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली इस पूरे वीडियो का इंटेंशन किसी को हर्ट करना, नीचा दिखाना और हम कितने महान थे ये प्रूव करना है ही नहीं। वीडियो का इंटेंशन बस एक मैसेज है और ये मैसेज उसी भाषा में है जो उन्हें समझे। If there is any solace in this whole story, if there is any justice, then it's this: Britain's greatness depends on hiding the facts, while India's greatness is based on facts. Britain's glory is looted from its colonies, while India's glory is slowly and steadily coming back. That Britain's greatest achievement lies in the past, while India's greatest achievement is yet to come. 45 ट्रिलियन के स्कैम के बाद भी हमारा देश आज खड़ा है और आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि इस बड़े नंबर से भी हमारा देश काफी बड़ा है और आज के दिन ये इंपॉर्टेंट मैसेज आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे एस्टीम, हम हमेशा सोचते थे कि मीडिया भारत के बारे में इतनी नेगेटिव क्यों, तो हमने एक पॉजिटिव सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच अपनाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस कीजिए। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस के अपडेट्स मिलने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऐसे ही और पॉजिटिव वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे फर्क पड़ता है।